Hello boys and girls, this is CA Mohit Agarwal here and here we are revision test paper of CA Inter Corporate and Other Law. अब ये पूरा का पूरा आरटीपी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर इवन अ सिंगल सेकंड. 40 मिनट्स में टारगेट रखते हैं कि ये पूरा का पूरा आरटीपी जो अपने अच्छे से समझ करके पूरा सॉल्व कर दे. आपको फिर खुद से आरटीपी करने का दरकार नहीं रहेगा, ये बात मेरा पूरा गारंटीड है. मेरे साथ साथ जो है 40 मिनट्स का ये वीडियो देख लीजिए. आइए, भले ही आपका पूरा प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ फिर भी आप ये देखिए. इट विल अगेन मोटिवेट यू एंड गिव यू अ किक स्टार्ट टू स्टार्ट विथ योर लॉ का प्रिपरेशन और बूस्ट योर लॉ का प्रिपरेशन रादर. ओके, डोंट गेट मिस्टेकन विथ आरटीपी एंड मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर. ओके, आरटीपी का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम्स नहीं होना है. रिवीजन टेस्ट पेपर खाली रिवीजन करने के लिए कुछ एमसीक्यूज दे दिया आपको रिवीजन करने के लिए, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एंड नॉर्मल एमसीक्यूज बोथ, और हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस दे दिया कि भाई ये प्रैक्टिस कर लो. बट योर रियल क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी इन द सेम फॉर्मेट एज आरटीपी. ऑब्वियसली इन रियल क्वेश्चन पेपर दे विल बी इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज एंड सेंटेंस वाला एमसीक्यूज, बट द पेपर पैटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम आरटीपी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग विद आरटीपी. आरटीपी में जितने भी अमेंडमेंट्स यहाँ पहले 6-7 पेजेस में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी हमने जबरदस्त वीडियो बना रखा है. आपको जो है वो अच्छे से देख लेना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको वो अमेंडमेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. इंटर वाले बच्चों को 2 अमेंडमेंट क्लास देखना है, लॉ के 2 अमेंडमेंट क्लासेस आपको देखना है इंटर वाले बच्चों को. ओके, चलिए अब आइए. सबसे पहले इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू. हियर इट कम्स. देखो, जब अपने केस स्टडी पढ़ते हैं ना तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको केस स्टडी पढ़ना चाहिए. सीधा आप अगर जंप कर जाएंगे कि चलो अपने सीधा जो है एमसीक्यूज क्या है वही देख लेते हैं, इट वोंट सर्व योर पर्पस. ओके, पढ़िए. मिस्टर बी आर मोहंती, साथ साथ पढ़ लो भाई. ये देखो, ये पूरा केस स्टडी है, ये ठीक है, पूरा का पूरा ये बड़ा सारा जो लंबा चौड़ा आपको 4 पैराग्राफ दिख रहा है, 4 पैराग्राफ का केस स्टडी है. सर इससे खाली एक एमसीक्यू होगा? नहीं, 5 एमसीक्यू, ए बी सी डी ई, 5 एमसीक्यूज हो जाएगा इससे. तो ये केस स्टडी आपको पढ़ना है और 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. आइए पढ़ते हैं. मिस्टर बी आर मोहंती अराउंड 2 decades बैक, 20 साल पहले, along with 2 of his elder brothers and few friends who were pharma and chemical engineers by profession, promoted 2 companies. 2 कंपनी इन्होंने खोला मिलकर के. एक का नाम था वेलमाउंट लिमिटेड which deals in wellness product and pharma. दूसरा का नाम था टेक्स माउंट लिमिटेड डीलिंग इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट. अच्छा, तो वेल से हो गया फार्मा, टेक्स से हो गया टेक्सटाइल वाला कंपनी. 2 कंपनीज खोला गया. ड्यूरिंग दिस 2 decades, both companies grown magnificently because both the sectors expanded beyond imagination. Both companies went public and stock of the same listed. Okay, मतलब ये दोनों के दोनों कंपनीज क्या है? लिस्टेड कंपनीज है. ये दिमाग में रखना है. तो अभी तक ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ करके ये पता चला कि दोनों कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है. टी वाला टेक्सटाइल है और डब्ल्यू वाला फार्मा है. तो ये टेक्सटाइल वाला जो कंपनी था डिड वेल इन द पास्ट, एक्सपोर्ट भी इसने बहुत सारा किया, बट इन रिसेंट ईयर्स, मतलब पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट इन रिसेंट ईयर्स द टेक्सटाइल सेक्टर विटनेस स्टिफ कंपटीशन ड्यू टू द न्यू एंट्रेंट्स, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द वर्कफोर्स, इंक्रीज हो गया लेबर का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, सेक्टर वाज अनप्रॉफिटेबल एंड रीसेंट लॉकडाउन हिट द सेक्टर फर्दर एडवर्सली. ये दर्शा रहा है कि कितना इंस्टीट्यूट जो है ना मेहनत कर रहा है ये सब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में करंट सिनेरियो को भी झलकाने का. आई लाइक इट. TML's बॉटम लाइन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज रेड. इसके सारे फाइनेंशियल्स रेड में जा चुके हैं, मतलब प्रॉफिट वगैरह सब रेड में जा चुके हैं, मतलब लॉस है. TML was declaring dividend since the very first year of incorporation and willing to continue the tradition, considering dividend as signaling effect to investor for valuation purpose. ये अपना शेयर प्राइस को मेंटेन रखने के लिए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए डिविडेंड जारी रखना चाहता है, क्योंकि पुराने सालों में इसने डिविडेंड दे रखा है, बट पुराने सालों का बाद भी अलग था. डिविडेंड दे रखा है तो क्या हो, पुराने सालों का बाद भी अलग था, प्रॉफिट था, लेकिन अभी क्या है, लॉस है, फिर भी ये डिविडेंड जारी रखना चाहता है.
हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको डिविडेंड के, अगर आप पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देना चाह रहे हैं तो 4 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द रीसेंट 5 इयर्स, पहला कंडीशन तो यही है कि अगर आप करंट ईयर में डिविडेंड दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ लॉस फ्रॉम पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, तो आपका एवरेज डिविडेंड रेट शुड नॉट एक्सीड व्हाट, average your dividend rate should not exceed what, should not exceed average dividend rate of immediately preceding 3 financial year। 9 10 8 5 2, ये 5 साल का आपको डिविडेंड दे दिया, आपको पिछले 3 साल का लेना है। पिछले 3 साल का इधर से लेना है कि इधर से लेना है, आइए देखते हैं। 9% being 5 years ago, अच्छा ये 5 साल पहले है। 2% being previous year, समझ गए, मतलब ये 3 साल का आपको, ये हो गया 3 preceding financial year, इसका एवरेज लेना है। तो जाहिर सा बात है जब ये सब रेट दिया तो एक एमसीक्यू तो इससे आना ही आना है, नीचे में अपने पढ़ लेंगे। 8 5 2 कितना हो गया भाई, 8 और 2 10 और 5 15 बाई 3, 5% मैक्सिमम दिया जा सकता है। मैनेजमेंट of TML decided to declare dividend out of profit of the previous year, allowed है, subject to all the conditions being satisfied। TML deals in export, hence came under scanner of enforcement authority who seeks financial statements and books of accounts for scrutiny for last 10 preceding financial years। भाई सेक्शन 128 तो बोलता है कि 10 साल का जरूरी नहीं है भाई, कितना साल का बनाना जरूरी है, कितना साल का मेंटेन करना जरूरी है, 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इयर्स का। हाँ लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा और डायरेक्शन दिया होगा ज्यादा सालों तक मेंटेन करने के लिए, तब ज्यादा साल तक मेंटेन करना है, बट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और जबरदस्ती इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 10 साल मांग रहा है, 10 साल नहीं देंगे, 8 साल देंगे। इन रिस्पॉन्स टू नोटिस TML furnished financial statement and books of accounts for last 8 immediately preceding financial year, स्टेटिंग कि हम लोग के आर्टिकल्स के हिसाब से यही है। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा आर्टिकल, ये तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, टीएमएल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 8 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही है। एंड दैट टू विदाउट एनी रिकॉर्ड ऑफ वाउचर्स, बकवास, ये गलत कर दिया ना टीएमएल ने। टीएमएल बोल रहा है हम लोग के आर्टिकल में लिखा हुआ है हम लोग वाउचर्स वगैरह मेंटेन नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत, वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है, बुक्स एंड पेपर के अंदर आता है, बिल्कुल आपको मेंटेन करना पड़ेगा भाई, वाउचर पर्टेनिंग टू अकाउंट्स। तो ये कहानी था टीएमएल का, ठीक है। WML इज डूइंग वेल, क्योंकि ये फार्मा कंपनी है, कोविड-19 के चक्कर में तो सारा फार्मा कंपनी जो है अच्छा धंधा किया है। कोविड-19 एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड रजिस्टर सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन बोथ टॉप एंड बॉटम लाइन, तो इसका टॉप एंड बॉटम लाइन दोनों में जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, मतलब टर्नओवर वगैरह जबरदस्त किया है। फॉर द पास्ट मेनी इयर्स it used to declare dividend of 20% during the financial year 1920, it earned a profit of 580 crore and directors BOD of WML declares 25% dividend without transferring any percentage to reserve on 15 June. As you know, there is no requirement of transferring to reserve. Transfer to reserve करने का तो कोई requirement नहीं है। On 14 July, some of the dividend was declared on 15th of June. Okay, so within 30 days, declared dividend must be paid. But we are seeing that on 14 July, some of the amount remained unpaid due to operation of law. कोई बात नहीं, इसमें कंपनी का गलती नहीं माना जाएगा, because there is an exceptional case due to operation of law. If we could not pay dividend within 30 days, it is not treated as an offense. But on the expiry of those 30 days, within 7 days, it has to be transferred to unclaimed dividend account. And it has been transferred to unpaid dividend account on 28th July. Within 7 days किया क्या? हाँ बिल्कुल आराम से कर दिया, तो कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं लगेगा। सीए देव वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ऑडिटर का यहाँ क्वेश्चन घुसा दिया, अंडर 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 of WML in individual capacity. Okay, so an individual person has been appointed as an auditor during 17th AGM for the financial year or against the financial year 18-19, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17th AGM में है तो फिर नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर तक इसका टेन्योर रहेगा, 18th AGM 19 20 21 22nd AGM जो है 22nd AGM तक ये ऑफिस होल्ड कर सकता है। ओके, नाउ कम टू इंटीग्रेटेड case study based MCQs. This was a case study. Now MCQs based on that. Question number A.
In case of TML, which of the following statements are correct regarding declaration of dividend? ठीक है, TML के केस में as we expected declaration of dividend का क्वेश्चन आना ही, इतना सारा रेट्स दिया हुआ था. TML can't declare dividend, ऐसा तो नहीं है. In spite of loss, it can declare dividend subject to satisfaction of 4 conditions. अब उसमें से एक कंडीशन का इन्होंने जिक्र किया था, पास्ट रेट्स ऑफ डिविडेंड. तो अपने निकाले थे ना 5%, जो पिछले 3 साल का एवरेज रेट था, कितना आपने निकाले थे 5%, तो 5% ही होगा. कैन डिक्लेयर डिविडेंड बट ओनली अप टू 5% इज द करेक्ट आंसर. कैसे वो 5% आया था, याद है ना आपको? 8% था, 5% था और 2% था पिछले 3 साल का. तो 15 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 5%. ओके. CA Dev, who is the auditor of WML, have to vacate the office of the auditor. Vacate the office of the auditor. तो अपने पढ़े थे ना केस स्टडी में कि 17th AGM में he was appointed. So if he has been appointed in 17th AGM, तो फिर कैलकुलेट कर लो भाई. 18th, 19th, 20, 21, 22nd AGM के कंक्लूजन. ठीक है, तो 17th AGM में अपॉइंटेड है, वहां से भाई +5 कर दो. 18, 19, 20, 21, 22. तो 22nd AGM के कंक्लूजन तक वो ऑफिस में रह सकता है, मतलब उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑन द कंक्लूजन ऑफ 22nd AGM. ये रहा 22nd AGM, बट 22nd AGM से 3 आंसर है. एक ही होता तो आगे पढ़ते नहीं, टिक कर देते 22वां AGM को, बट यहाँ पर 3 आंसर है 22nd AGM का, मतलब और भी है. एंड कैन बी रीअपॉइंटेड अगेन. सर व्हाई द क्वेश्चन इज कमिंग रीअपॉइंटेड अगेन? बिकॉज इट्स अ लिस्टेड कंपनी. अपने केस स्टडी में बात कर लिए थे, दोनों कंपनी लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है. नाउ बीइंग एन इंडिविजुअल, ही विल हैव टू सर्व अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स. तो 22nd AGM में वो वेकेट करेगा, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड जोड़ दो. 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th. ठीक है, तो 27th AGM में वो अपॉइंट हो सकता है, और फिर 27th AGM में जब अपॉइंट होगा, कंक्लूजन ऑफ 27th AGM से उसका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा. ओके सर, मतलब ये रहा रीअपॉइंटेड अगेन ओनली इन 27th AGM. करेक्ट ऑप्शन इज 1. थर्ड क्वेश्चन, इन केस ऑफ WML, which of the following statement is correct? फार्मा वाला कंपनी है, रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. भाई ये तो प्रॉफिट वाला है, इट कैन डिक्लेयर एनी डिविडेंड आउट ऑफ इट्स करंट ईयर्स प्रॉफिट. और क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा? इट इज ऑप्शनल एट द विश ऑफ द कंपनी. कांट डिक्लेयर, बकवास. कैन डिक्लेयर, कैन डिक्लेयर, कैन डिक्लेयर, बट यहाँ पर रिजर्व में बोला है 20% करो, बिल्कुल नहीं. यहाँ बोला है इतना रिजर्व में डालो, बिल्कुल भी नहीं. तो it can declare out of current year's profit without transferring any percentage to reserve is the correct answer. Option number 4. Next, question number D. In case of TML, regarding maintenance and keeping the books of accounts, TML याद है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह का हम लोग को डेटा दिया हुआ था कि इसने 8 preceding financial years के बुक्स मेंटेन किए. वो तो सही था, लेकिन विदाउट वाउचर ये बहुत बड़ा गलती था. Which of the following statements hold truth? Needs to maintain for 10 years, बिल्कुल नहीं. Doesn't violate the provision of law because it keeps the books of accounts for 8 immediately preceding financial year. But यार ठीक से मेंटेन नहीं किया ना. Violates the provision of law because it keeps the books of accounts for 8 immediately preceding financial year without keeping relevant vouchers. बिल्कुल. It has violated the provisions of section 128 because it has not maintained proper books of accounts. आपको पता है ना कितना साल तक रखना पड़ता है? 8 इयर्स तक रखना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट प्रॉपर तो होना चाहिए ना, वाउचर्स वगैरह तो रहना चाहिए ना. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा और ज्यादा समय के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने बोला होगा, तब वो ज्यादा समय के लिए रखना पड़ता है. ओके. रिगार्डिंग पॉइंट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई, रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बाय WML. अच्छा, WML इन लोग का फार्मा कंपनी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट from the view of timeline? Okay, it violates the law because some dividend remains unpaid. नहीं, बिल्कुल नहीं, because it was remaining unpaid because of operation of law. So there is no violation and no punishment attracted of section 127 because operation of law falls under one of the 5 exceptional cases. Violates? नहीं. Doesn't violate the law because unpaid dividend transferred to unpaid dividend account prior to 21st of July. बिल्कुल doesn't violate
because it has transferred the unpaid dividend to the unpaid dividend account within 7 days on the expiry of those 30 days. You remember now, those 30 days expired. See, on 14th of July, some of the amount remained unpaid. So 14 जुलाई से 7 दिन के अंदर इन लोग को अनपेड डिविडेंड में घुसाना पड़ेगा. तो 14 जुलाई से 7 दिन 21 जुलाई तक घुसाना पड़ेगा, और इसने 20 जुलाई को ही घुसा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने वायलेट नहीं किया है प्रोविजन. तो ये था इंटीग्रेटेड केस स्टडी, जबरदस्त वाला. पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बच्चे आराम से कर सक रहे होंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. नाउ कमिंग टू सेकंड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन. ओके, लेट अस हिट इट. क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर पुरुषोत्तम प्रसाद, a business graduate from leading B school running the chain of restaurant as sole proprietor concern based in Chennai. तो पहले तो हम लोग को प्रसाद जी के बारे में बताया कि भाई ये बहुत टॉप बी स्कूल से अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है और रेस्टोरेंट चलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह. Mr. Prasad, being dynamic businessman, in order to develop the business, decided to give corporate form. ठीक है, but concerned with delusion of the control over business decisions. डर है इसको कहीं इसका डिसीजन लेने का जो एकमात्र पावर है वो डाइल्यूट नहीं हो जाए. मिस्टर प्रसाद ड्यूरिंग सम जर्नी मेट मिस्टर चिन्मय दास, जो उसका दोस्त है, एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन वन ऑफ द लीडिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म. तो देख रहे हैं आप, ये सब नॉनसेंस और बकवास इंफॉर्मेशन है जो आपको फिल्टर आउट कर देना है, कोई रेलेवेंस नहीं है. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर प्रसाद सीक्स एडवाइस फ्रॉम मिस्टर दास regarding conversion of sole proprietorship concern to company, and also explains his intention to keep entire control in his hand. हाँ, तो ओपीसी खोल लीजिए, बन जाइए अकेले मेंबर, अकेले डायरेक्टर. मिस्टर दास, जो कि कंसल्टेंट है, टोल्ड अबाउट न्यू टाइप ऑफ कंपनी विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कि भाई ओपीसी हो सकता है. दास ने सेक्शन भी कोट किया, सेक्शन 2 क्लॉज 62 which defines OPC, company which is only one person as a member. अभी तक जो भी ये वाला पैराग्राफ था ये पूरा बकवास था, नीडलेस था, फिल्टर इट आउट. प्रसाद फेल्ट ओपीसी इज करेक्ट, इसलिए उसने एक ओपीसी कंपनी खोला जिसका नाम रखा कासा हैंगआउट प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी ऑन 14th of September 2019. कंपनी खोल लिया और अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का जो कंसर्न था इस ओपीसी को बेच दिया. तो विच ही सोल्ड सोल प्रोप्राइटर बिजनेस एंड हिमसेल्फ बिकेम सोल मेंबर. नॉमिनी भी रखना पड़ेगा. मिस्टर प्रसाद अपॉइंटेड हिज यंगर सन विजय हु इज 21 years old. ठीक है, चलेगा. सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए. नेचुरल पर्सन है, हाँ. सिटीजन है, रेसिडेंट है, देख लेंगे आगे, होना ही चाहिए, और माइनर नहीं होना चाहिए. तो 21 साल का तो है ही. नॉमिनी अपॉइंट कर दिया. Mr. Anand, who is old friend of Prasad, was appointed as director of OPC. Mr. Prasad himself also became director. अच्छा है, चलो 2 डायरेक्टर हो गए. हालांकि दरकार नहीं था आनंद को डायरेक्टर बनाने का, अकेला प्रसाद अगर चाहता तो वो बन सकता था, बट उसने आनंद को भी डायरेक्टर बनाया. ठीक है. विजय एक अचानक से नया एंट्री हो रहा है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर. अचानक से नया एंट्री, आई थिंक इज अ सन. विजय कौन है भाई? मिस्टर विजय क्या है? मिस्टर विजय इज अ सन. ठीक है, तो विजय प्रोफेशनल फोटोग्राफर, यही तो नॉमिनी था ना भाई, इसी को तो नॉमिनी बनाया गया. एंड फॉर सम सर्टिफिकेशन कोर्स, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको बड़ा स्क्रीन दिखाई दे. वेंट टू अब्रॉड, सही बात है, ऑन 23rd October 2019. He came back on 1st of March 2020. भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो खाली 182 डेज ही चाहिए. तो ये तो 23 अक्टूबर से कब तक रहा? 23 अक्टूबर से 1 मार्च को तो आ ही गया था, तो 29 Feb 2020 तक रहा. तो मतलब आराम से ये 182 डेज वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा. ही एस्टैब्लिश्ड, अरे 182 डेज चाहिए रहता ना ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. फोटो स्टूडियो, इसने भी अपना फोटो स्टूडियो एक तो खोल लिया, इसने भी एक ओपीसी खोला. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. पर्सन कैन बिकम अ मेंबर इन वन ओपीसी एंड नॉमिनी इन ऑल्सो अनदर ओपीसी, चलता है. एक
से ज्यादा ओबीसी में मेंबर नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा ओबीसी में नॉमिनी नहीं होना चाहिए। एक ओबीसी में मेंबर है, दूसरा ओबीसी में नॉमिनी है, चलेगा। और फिर उसने अपने पिताजी प्रसाद को वहां पर नॉमिनी बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ समझे ना, विजय क्या किया, अपना खुद का एक ओपीसी खोला जिसमें प्रसाद यानी उसके फादर को नॉमिनी बना दिया और खुद बन गया वो सोल मेंबर। ठीक है, चलेगा। विजय ऑल्सो गिव हिज कंसेंट एज नॉमिनी टू अनदर ओपीसी। ये गलत हो गया भाई, ये गलत कर दिया विजय ने। विजय अपने जो प्रसाद वाला कंपनी था, पापा का कंपनी में नॉमिनी था, था, अपना खुद का एक ओपीसी खोला, मेंबर बना, यहां तक ठीक है। लेकिन इसका बड़ा भाई का कंपनी में ये नॉमिनी बन गया, ये नहीं हो सकता। आप एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हैं, ये विजय ने गलत किया। मिस्टर प्रसाद मेट एन एक्सीडेंट, हे भगवान, प्रसाद का एक्सीडेंट हो गया 25 मार्च को, इन विच ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो आपको पता है ना फिर क्या होगा। जो इसका लड़का है विजय, विजय क्या था, एक जगह खुद का कंपनी में मेंबर था और प्रसाद वाला कंपनी में नॉमिनी था। अब क्योंकि प्रसाद जो है वो भगवान को प्यारा हो गया, तो विजय being a nominee of that OPC, विजय being a nominee of that OPC will automatically become what? Member। वो तो मेंबर बन जाएगा वहां पर by virtue of his being nominee। तब फिर विजय को 182 डेज का समय मिलेगा। 182 डेज के अंदर उसको एक ओपीसी को चुनना पड़ेगा जिसमें ही वांट टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। ठीक है, तो प्रसाद लॉस्ट हिज लाइफ, तो वहां पर जो नॉमिनेशन क्लॉज था वो इन्वोक हो गया, इसलिए विजय को टेक ओवर करना पड़ा एज अ मेंबर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अब यहां से इसको 182 डेज का टाइम मिलेगा विजय को। On 30th of March, Shankar was appointed as new nominee to the Kasa Hangout. Kasa Hangout याद है ना, प्रसाद का कंपनी। Who gave his written consent on 31st March। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। Mr. Shankar, who is an investment banker by profession, is of the opinion that Kasa Hangout OPC Private Limited need to amend its object clause and अब ये जो शंकर नया नॉमिनी आया ना, ये अपना ही बुद्धि लगा रहा है। मेरा शंकर आया ना नया नॉमिनी, बोल रहा है कि ना हम लोग को ना ऑब्जेक्ट ही बदल देना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्ट रख देना चाहिए। गलत है शंकर। ओपीसी इन्वेस्टमेंट इन बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम नहीं कर सकता, और सेक्शन 8 वाला भी। ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड क्लोजेस ऑन 31 मार्च। ठीक है, कैश फ्लो नहीं बना रहा है, हाँ ठीक है, नहीं बनाने का दरकार है, ओपीसी को तो ऐसे भी एग्जाम्पशन है कैश फ्लो का। साइंड बाय मिस्टर आनंद, कासा हैंगआउट का साइन बाय मिस्टर आनंद, हु वाज लेफ्ट एज ओनली डायरेक्टर आफ्टर डेथ ऑफ प्रसाद। ठीक है, ओपीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी एक डायरेक्टर साइन करेगा तो चलेगा। पूरा अपने केस स्टडी पढ़ते पढ़ते एनालाइज कर लिए थे, अब अपने को क्वेश्चंस में फटाफट सल्टा देना। आइए, विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ विजय एंड शंकर। विजय वो कासा हैंगआउट वाला में बना था, क्या बना था, नॉमिनी। और शंकर भी फिर जो है बाद में नॉमिनी बना था कासा हैंगआउट में। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज एलिजिबल टू बी नॉमिनी ऑफ ओपीसी। नेचुरल पर्सन, लीगल, दोनों ही होना चाहिए भाई, नेचुरल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेचुरल पर्सन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सही है, एक्सक्लूडिंग माइनर थोड़ा और सही है। नेचुरल रेसिडेंट सिटीजन एक्सक्लूडिंग माइनर पूरा सही है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग माइनर होना चाहिए। Mr. Shankar, if wish to withdraw his consent as a nominee, can he do so? Yes, he can do so. By giving written notice, by giving written notice to sole member of the company and OPC. So, if nominee wants to withdraw his consent, he will have to give written notice to किसको? Member and OPC, है ना? And OPC will file it with ROC. Okay. आगे बढ़ते हैं. Let us move on. With reference to legal position of Mr. Vijay as members and nominees, with reference to legal position of Vijay. Vijay याद है ना, वही बच्चा रे बाबा, लड़का प्रसाद का। तो वो कासा हैंगआउट में नॉमिनी बना था, बाद में मेंबर बन गया था मरने के बाद।
उसके पिताजी की मृत्यु के बाद, और खुद अपना कंपनी में मेंबर था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैन बी मेंबर इन एनी नंबर ऑफ ओपीसी? नहीं। मेंबर इन वन ओपीसी, नॉमिनी इन एनी नंबर ऑफ ओपीसी? नहीं। मेंबर इन वन ओपीसी, नॉमिनी इन अनदर वन ओपीसी? हाँ। मेंबर एंड नॉमिनी बोथ इन एनी नंबर ऑफ ओपीसी, कितना भी ओपीसी में मेंबर नॉमिनी बन सकता है। अरे नहीं भाई, एक ओपीसी में मेंबर, दूसरा ओपीसी में नॉमिनी, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही को सामने लाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कासा हैंगआउट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट वन डायरेक्टर। एटलीस्ट वन डायरेक्टर है क्या? एटलीस्ट टू डायरेक्टर? ना ना ना। मस्ट कंटेन कैश फ्लो? ना। साइंड बाय वन डायरेक्टर, ठीक है। ओके। ये जो शंकर ओपिनियन दे रहा था ना, कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका ओपिनियन मान ले क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो। कांट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। लो, खत्म ही हो गया भाई, ये वाला तो बहुत सिंपल था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था दोस्तों दो तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। आप देख रहे हैं कितना सिंपल था। दिक्कत क्या होगा ना बच्चों को, जो पहला पैराग्राफ है ना, वो बच्चे शांत स्वभाव से नहीं पढ़ते हैं। मन करता है बस 5 क्वेश्चन में आ जाए भाई, फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा वो पैराग्राफ। इसलिए शांत स्वभाव से एक ही बार में पूरा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब ये देखो, ये सिंपल सिंपल वाला वन लाइनर एमसीक्यूज है। आ जाओ फटाफट एकदम सुपर डुपर स्पीड में। ए इज रिसाइडिंग इन दिल्ली। ए दिल्ली में रहता है, मुंबई में घर है उसका। ए अपॉइंट्स बी बाय पावर ऑफ अटॉर्नी टू टेक केयर ऑफ हिज हाउस। एक्सप्रेस एजेंसी है भाई, साफ साफ ए ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपॉइंट किया, तो बी एक एक्सप्रेस एजेंट है एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस एजेंसी। वन पर्सन कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, सेक्शन 137 में ये आपको मिलेगा। 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च से लेकर के 180 दिन के अंदर। बड़ा सिंपल था। गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। एड पढ़ करके समझ जाना चाहिए, प्रियम्बल है। अब ये देखो, एडवाइस वेदर द कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। वन लाइनर में जब ये एमसीक्यू आता है, विच इज नॉट इंटीग्रेटेड एमसीक्यू, और ये ऐसा है 3-4 सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस पहले पढ़ लीजिएगा। एडवाइस वेदर द कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। अच्छा, अब देखते हैं क्या है। रोमा अलोंग विद हर 6 फ्रेंड इनकॉर्पोरेटेड रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड। आगे पढ़ेंगे नहीं, लिमिटेड लिखा हुआ है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 के हिसाब से कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता। स्मॉल कंपनी हैज टू बी अ प्राइवेट वन ना, satisfying two condition, PUSC not exceeding 50 lakh and turnover does not exceed 2 crore। because it's a public company, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए स्मॉल का दर्जा नहीं हासिल करेगा। डेफिनेटली स्मॉल कंपनी नहीं। नहीं, ये देखो, concept of small companies applicable only in case of private companies and OPC। therefore despite meeting the criteria of small company, it being a public limited company cannot enjoy the benefits of a small company। ये सही है। लास्ट सेंटेंसेस पढ़ो भाई। कंडक्ट ऑफ मीटिंग, ठीक है, यहां से कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, पूरा पढ़ो। रेड फ्लैग, जिसका आरओ कहां पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, 12,500 मेंबर है, एजीएम रख रहा है अशोका होटल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोका होटल में इसका एजीएम है, हाँ ठीक है। 12,500 मेंबर का कैपेसिटी इस कंपनी के। आप देखते हैं एजीएम का क्या अरेंजमेंट है। स्वैंकी अरेंजमेंट, मतलब बहुत स्मूथ अरेंजमेंट हुआ था। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, कोरम वाज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, तो मीटिंग वाज एडजर्न, ठीक है। सेक्शन 103 यही बोलता है, मीटिंग आपको एडजर्न करना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, ड्यू टू हैवी बुकिंग शेड्यूल, जो अशोका होटल था could not make available for the adjourned meeting sufficient space in the same hall where meeting was originally called, but allowed the conduct of meeting in a different hall on a different floor next week at the same time। अच्छा, प्लेस चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टर्स के पास पावर है। या तो आप एडजर्न करेंगे सेम डे टाइम प्लेस में, और टू सच अ डेट टाइम प्लेस एज बीओडी में डिटरमाइन। As same banquet hall is not available, meeting can be held at a different place as decided by board। सर मेरा नजर यहाँ पर सीधा इसलिए पड़ा appropriate by board देख करके,
समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ रहे हैं। बीओडी स्कीम टू यूटिलाइज 20 लाख डिविडेंड देने के लिए अलॉन्ग विद 24 लाख। पूरा पढ़ लेते हैं। श्रेयास मैकेनिकल लिमिटेड ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, एज द प्रॉपर्टी रेट्स आर गोइंग अप। इसका जमीन था, प्रॉपर्टी का रेट ऊंचा जा रहा था, पक्का 10 साल पहले खरीदा होगा, अभी तो सारा प्रॉपर्टी का रेट डाउन है। इट डिसाइडेड टू रीवैल्यू द प्लॉट। अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करेगा भाई, जनरल एंट्री होगा लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 10 टाइम्स ओरिजिनल प्राइस। बाप रे बाप, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 20 लाख का, तो ये लैंड अकाउंट डेबिट टू आरआर 20 लाख रुपया ठोक दिया, तो रिवोल्यूशन रिजर्व आ गया 20 लाख। इससे तो डिविडेंड मर के भी नहीं दे सकते हैं, डिविडेंड कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व। फ्री रिजर्व 24 लाख है, रिवोल्यूशन रिजर्व 20 लाख है। बोलता है दोनों को यूज करेंगे, कीन टू यूज 20 लाख अलॉन्ग विद फ्री रिजर्व 24 लाख फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ना बाबा ना, 20 लाख आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। भाई डिविडेंड का सेक्शन 123 साफ साफ बोलता है आप रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं यूज कर सकते, रिवोल्यूशन प्रॉफिट नहीं आप यूज कर सकते डिविडेंड बांटने के लिए। फिर बोले 25 कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो, जीरो, आप रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं यूज कर सकते। ये था सारा का सारा एमसीक्यूज। नाउ कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जब आप देखोगे, आपको मेरे मैथ वर्कबुक जो अपने सॉल्व करते हैं ना, वर्कबुक में 324 क्वेश्चन है टू बी प्रिसाइज, जो हम लोग सॉल्व करते हैं कंपनी एक्ट के अंदर, द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम लोग 324 केस स्टडीज सॉल्व करते हैं। उसमें पूरा डिट्टो सेम टू सेम वर्कबुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा दिनेश के नाम से, सेम पूरा एग्जैक्टली सेम है, खाली वहां यहाँ विजय और वहां पर अपने दिनेश था। आइए पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। विजय मेंबर ऑफ Mayur Electricals Limited gave in writing to the company that the notice for any general meeting be sent to him only by registered post at his residential address of Kanpur for which he deposited sufficient money। तब तो भैया उसको आपको वैसे ही नोटिस देना पड़ेगा जैसे वो मांग रहा है। Company sent him the notice by ordinary mail under certificate of posting. Vijay did not receive the notice and he could not attend the meeting because the notice was improper. Whether the contention of Vijay is valid? Yes. Company is bound to serve the notice in the manner requested by the member if he has deposited sufficient sum in advance. Will your answer be the same if Vijay remains in London for 2 months? तो हम लोग उसको फिर लंदन में कहाँ भेजेंगे? हम लोग जो उसका कानपुर वाला एड्रेस है वहां भेजेंगे। अब लंदन में वो कहाँ घूम रहा है, अब लंदन ब्रिज पे चढ़ा हुआ है, तो क्या हम लोग वहां नोटिस भेजेंगे? आंसर इज नो। क्लियर है सर? Then we have to send him the notice at his registered address of कानपुर। कानपुर का था ना भाई? Next question please. Shekhar Limited appointed as an individual firm, सुरेश एंड कंपनी। शेखर लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपॉइंट किया एक फर्म को, फर्म का नाम क्या है? सुरेश एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट एजीएम हेल्ड ऑन दिस डे। ठीक है, ठीक है यहां तक। तो शेखर लिमिटेड में फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, स्क्रीन पे आया नहीं था। शेखर लिमिटेड ने क्या किया? शेखर लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक इंडिविजुअल फर्म सुरेश एंड कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया। ठीक, मिसेस कमला वाइफ ऑफ सुरेश, अरे सुरेश ही तो अपना ऑडिटर है, तो उसकी पत्नी यानी उसके रिलेटिव, ऑडिटर के रिलेटिव इन्वेस्ट करती है इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, वो तो एक भी हम लोग का शेयर नहीं खरीद सकता, मेरे कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, कहीं का। लेकिन उसका जो रिलेटिव है, रिलेटिव लोग को तो अलाउड है अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, तो उसने कोई पाप नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैकेशन वगैरह अट्रैक्ट नहीं होगा। बट सुरेश एंड कंपनी कंटिन्यूज टू फंक्शन एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको सेक्शन 143 का जो सबसेक्शन 3 का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी का सब क्लॉज 1 लिख देना है, एंड वेकेशन का जो सेक्शन है उसके बारे में आपको लिख देना है 143 सबसेक्शन 4।
कि subsequently vacate करना पड़ता है if any of the disqualification get attracted. But in this case, vacation will not be attracted because disqualification is not getting attracted. तो केस स्टडीज कैसे लिखना है वो तो मेरा 1000 बार आपको समझाया हुआ है, 3 पैराग्राफ में लिखना है, वैसे आपको लिख देना। चलिए बढ़िए, बीओडी ऑफ रमेश लिमिटेड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, चलो हम इसको डाल दे रहे हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन दिमाग जो है ना स्टूडेंट लोग का हो सकता है एग्जाम में काम नहीं करेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा काम रहना तब काम करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रमेश लिमिटेड प्रपोज टू इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक for subscribing shares of the company. State the report which shall be included in the prospectus. बोलते state the report which shall be included in the prospectus for the purpose of providing financial information under Companies Act 2000। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26, लेकिन कैसे केस स्टडी घुमा करके दे दिया। तो अब आपको कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस यहां पर लिख देना, बताइए क्या क्या जाएगा, बताइए मेरे को फटाफट, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या जाएगा। Information prescribed by SEBI, experts opinion wherever required, statement that the Companies Act 2013, SEBI Act 1992, SICRA Security Contract Regulation Act 1956 and rules made thereunder have been complied with, and prospectus will contain date and signature. Okay, आरटीपी में इसका आंसर दिया हुआ है, खाली एक पॉइंट यहाँ पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है ना आरटीपी में इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, आप एग्जाम में इंक्लूड करिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सूर्या लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, गुड ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन अच्छा है, बैलेंस शीट का डिटेल दिया हुआ है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 25 लाख इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 10 ईच मतलब 2.5 करोड़, हाँ 25 लाख शेयर है, 10 रुपए करके 2.5 करोड़ का, उसमें से इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है इसका 1 करोड़, फ्री रिजर्व है 3 करोड़, ठीक है। बीओडी प्रपोज टू डिक्लेयर बोनस इशू, अच्छा अच्छा, सेक्शन 63, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर मतलब 1:2, तो भाई 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 अभी देखो ना 1 करोड़ का इसका पेड अप शेयर कैपिटल है, 1:2 मतलब समझ में आ रहा है, 1 करोड़ का अगर पेड अप शेयर कैपिटल है तो 1:2 का रेशियो हो गया, 1 करोड़ इंटू 1/2, 50 लाख रुपया का बोनस शेयर देना पड़ेगा, 50 लाख रुपया का बोनस शेयर देने के लिए फ्री रिजर्व है 3 करोड़ है, बाप रे बाप, आराम से 50 लाख रुपए का बोनस शेयर दे सकता है। बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशंस, तो सेक्शन 63 का सर आपको प्रोविजन लिख देना है, आर्टिकल्स मस्ट ऑथोराइज otherwise first amend the articles by passing BR at BM, bonus issue can be recommended by board of directors, so bonus issue will be recommended by BOD, पहला क्या था articles must authorize, फिर क्या है bonus issue will be recommended by BOD, okay, and approved by the members at general meeting, okay, फिर bonus issue can be given only out of free reserves or SP or CRR, there are 3 sources of bonus issue, free reserve, security premium और CRR, ठीक है। उसके बाद नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय लाइक बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन, और डिबेंचर और इंटरेस्ट देयर ऑन, उस समय कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ हो, ओके, एंड बोनस इशू कैन बी गिवन ओनली ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स शुड बी कन्वर्टेड, देन ओनली बोनस इशू कैन बी गिवन, तो यहाँ तो फुल्ली पेड अप ही था, एंड सच आर द कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसमें एक ही है कि बोनस इशू वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड, तो ये सारा का सारा आप लिख दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल था। ट्रू फॉल्स, चलो भाई आ जाओ फटाफट। प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ 60 लाख, प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना अलाउड है फ्रॉम मेंबर्स, कितना, आउटसाइडर से तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मेंबर से कितना कर सकता है प्राइवेट कंपनी, 100%, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड
रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसका एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी 60 लाख है, 60 लाख का 100%, 60 लाख अलाउड। गवर्नमेंट कंपनी विच इज एलिजिबल, अच्छा एलिजिबल, एलिजिबल मतलब सेक्शन 76, कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सीडिंग 25%, नहीं मिलाकर के कितना है 35%, तो ये फॉल्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, स्टेट द पावर्स ऑफ आरओसी टू मेक एंट्रीज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। तो भाई इसका पूरा का पूरा आपको सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का सेक्शन नंबर कौन सा बताइए, तो 83 आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना, बड़ा सिंपल है। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन 80 से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज अगर आप बताएंगे तो फॉर्म नंबर कौन सा रहता है, CHG5। आइए इसका आंसर एक बार आपके लिए मैं रीड आउट कर दे रहा हूं ताकि जिन लोगों को ध्यान नहीं है ये ध्यान में आ जाए। Section 83 gives the power to ROC to make entries with respect to satisfaction of charge even if it has not received intimation from the company. ROC के पास ही पावर है satisfaction of charge करने का। एविडेंस दिखाना पड़ेगा to ROC that the loan or debt which was secured by the charge it has been paid or satisfied in whole or in part, ठीक है, or that the part of the property or undertaking charge has been released from the charge or has ceased to form part of company's property or undertaking। मतलब जो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज था अब उसके ऊपर नो मोर चार्ज, देयर इज नो मोर चार्ज, व्हाई, बिकॉज द डेट हैज बीन आइदर रीपेड बैक या फिर चार्ज होल्डर ने कोई दूसरा प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लिया हो, तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर अब चार्ज सीज टू एग्जिस्ट हो गया है, ठीक है, तब वो आरओसी एंट्री कर लेगा कि हाँ भाई डेट हैज बीन सेटिस्फाइड and the property or undertaking has been released from the charge। और इसका इशू ऑफ सर्टिफिकेट कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, CHG5। और आरओसी ये पार्टीज को इन्फॉर्म भी कर देगा कंपनी एंड चार्ज होल्डर को 30 डेज के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रेडी, आइए। चेतन लिमिटेड इशूड नोटिस ऑफ होल्डिंग एजीएम ऑन 7 नवंबर, नोटिस पोस्ट किया है, तो 7 नवंबर में अगर 7 नवंबर को पोस्ट किया वो, नहीं 7 नवंबर को तो एजीएम है ना, पोस्ट कब किया, 16 अक्टूबर, तो बहुत सिंपल है, 16 अक्टूबर को पोस्ट किया, तो वहां पर आप कितना दिन जोड़ेंगे, 22 नहीं भाई 24 दिन जोड़ दो, 16 अक्टूबर प्लस 24 दिन जो है आप कैलकुलेट कर लो, 16 अक्टूबर में 24 दिन जोड़ना है, तो अगर अक्टूबर को खत्म करना है, अक्टूबर 31 का महीना होता है, 15 दिन जोड़े, 16 अक्टूबर में 15 दिन जोड़े, अक्टूबर महीना खत्म हो गया, हमको तो 24 दिन जोड़ना है, अभी तो 15 ही दिन जोड़े हैं और अक्टूबर खत्म हो गया, मतलब और 9 दिन जोड़ना है, 9 नवंबर, और ये करना चाह रहा है 7 नवंबर, मतलब फॉल शॉर्ट बाय 2 डेज, शॉर्टर नोटिस है। वेदर मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड, नहीं मीटिंग हैज नॉट बीन वैलिडली कॉल्ड क्योंकि कंसेंट लिया ही नहीं शॉर्टर नोटिस देने का। इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल हाउ मेनी डेज, 2 डेज। कैन द डिले इन गिविंग नोटिस बी कॉन्डोन्ड, नो सच कॉन्डोनेशन पॉसिबल। क्यों सर, अगर हम लोग 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट से परमिशन ले ले, वो तो नोटिस भेजने के पहले लेना था ना, शॉर्टर नोटिस भेजने के पहले, गलती करने के बाद नोटिस में ऐसा कोई कॉन्डोनेशन का प्रोविजन नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्लियर है ना, बढ़िया। यहां आप जो हम लोग पढ़े थे मातोश्री टेक्सटाइल लिमिटेड, यहां ये वाला बुद्धि मत लगा देना, मातोश्री वाला वो अलग केस था, क्लियर है सर, समझ में आ गया। अदर लॉ में आ जाइए, अदर लॉ में 4 बड़े सिंपल सिंपल सवाल है, 4 से 5 फटाफट आइए नक्की करते हैं, रेडी ना। संदीप गारंटीज, बोल रहा है संदीप गारंटीज फॉर गौरव, ओके, संदीप गारंटीज फॉर गौरव, मतलब ये गारंटी वाला सवाल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अमाउंट ऑफ 1 लाख, संदीप मान लो मैं हूं, मैंने गौरव के लिए गारंटी दिया, तो संदीप इज श्योरिटी, संदीप क्या है, श्योरिटी है, गौरव प्रिंसिपल डेटर है, उसके लिए मैंने गारंटी दिया 1 लाख रुपया का,
किसको दिया? शर्मा को, क्रेडिटर शर्मा है कि भाई इसको समय समय पर उधार में माल बेचते रहना भाई गौरव को 3 महीना तक, मतलब कंटिन्यू गारंटी हो गया 3 महीना वाला। आफ्टर 1 मंथ संदीप रिवोक्स द गारंटी, 1 महीना बाद मैंने अपना गारंटी रिवोक कर दिया। तो टिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी, टिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी, देखो मैंने गारंटी दिया था 1 लाख का और वो भी 3 महीना का, तो 1 महीना बाद मैंने रिवोक कर दिया, लेकिन 1 महीना तक अगर प्रिंसिपल डेटर को कुछ उधार दिया गया है उसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा 1 लाख रुपया तक, मतलब 1 लाख रुपया तक और रिवोकेशन तक। ठीक, मान लो अब रिवोकेशन तक अगर से फॉर एग्जांपल बोला 40,000 है तो मैं 40,000 दूंगा, मैं 1 लाख क्यों दूंगा सर? अभी तो बोले थे 1 लाख, ये भी तो बोला था रिवोकेशन तक, रिवोकेशन तक मैक्सिमम 1 लाख। ओके, सो मतलब सिंपली पुट 1 लाख रुपीस और अमाउंट of credit, amount of goods sold on credit till the guarantee was revoked, whichever is lower, 1 lakh या फिर amount till the revocation whichever is lower. So amount till the revocation कितना था? 40,000, तो मैं 40,000 के लिए लायबल हूं। तो भाई बताओ whether Sandeep is discharged from all liabilities for any subsequent credit? Yes, after revocation Sandeep is discharged from subsequent liabilities. But what about the goods already supplied? 40,000 वाला before the revocation Sandeep is liable for 40,000. Clear है? सेक्शन 130 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था। क्लियर? तो 40,000 के लिए मैं जिम्मेदार हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्लास में ये सब कंटिन्यू गारंटी वगैरह सब डिस्कस हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। राज गिव्स अम्ब्रेला टू मनोज ड्यूरिंग रेनी सीजन टू बी यूज्ड फॉर 2 days ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सेम एग्जैक्टली हम लोग क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, मेरे मैथ के पीछे का क्वेश्चन है। तो मैंने रेनी सीजन के लिए मनोज को अम्ब्रेला दिया, कितना दिन के लिए? 2 दिन। मनोज गिव्स अम्ब्रेला फॉर अ वीक, 2 दिन के लिए दिया था उसने, बेली ने 2 दिन से ज्यादा रख लिया, अनऑथोराइज यूज हो रहा है, directions of the bailer are not being followed, section 160. While going to Raj's house to return the umbrella, Bailey accidentally slips. भले उसने रीजनेबल ड्यू केयर लगाया है, फिर भी क्योंकि उसने जो पीरियड था 2 दिन उससे ज्यादा दिनों तक वो गुड्स रखा है बेली ने, तो भले ही बेली ने उसको बहुत ध्यान से रखा, फिर भी बेली लायबल रहेगा। अगर 2 दिन में ही एक्सीडेंट हुआ था तब बेली लायबल नहीं रहता क्योंकि उसने रीजनेबल के लगाया, लेकिन 2 दिन के बाद क्योंकि वो आ रहा था अम्ब्रेला वापस करने, अम्ब्रेला इज बैडली डैमेज, हु बियर्स द लॉस? बेली विल बी लायबल फॉर द लॉस। सेक्शन 160 एंड 161 दोनों यहां पर कोट कर देना अगर याद हो, नहीं तो प्रोविजंस लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। राहुल ड्रू अ चेक इन फेवर ऑफ अमन। ठीक है, राहुल ने चेक इशू कर दिया अमन के लिए। आफ्टर इशूइंग द चेक राहुल फोन करके अमन को बोल रहा है अभी प्रेजेंट मत करना, स्टॉप पेमेंट करवा दे रहे हैं। तो क्या 138 अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा। इसके ऊपर हम लोग क्लास में केस लॉज भी पढ़ रखे हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका केस लॉ का नाम भी कमेंट करके बताना, क्या ये 138 अट्रैक्ट होगा? वो तो होगा, केस लॉ का नाम कमेंट करके बताना। क्लास में हम आपको केस लॉ भी बताए थे, इसका केस का नाम। बढ़ो, जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से एक्ट रेगुलेशन किस दिन इन्फोर्स होता है? तो भाई पूरा एग्जांपल्स के साथ किए थे अपने, ये देखो सिचुएशन देखो और उसके हिसाब से आंसर देंगे। रेडी? Act of Parliament which has not specified mentioned a particular date, which has not specifically mentioned a particular date, then it shall be applicable from the date when it received the president's assent. जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला उस दिन से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ये वाला केस सेबी आईसीडीआर फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2015 वाज issued by SEBI via notification on 14 अगस्त with effect from 1st January 2016. So if any regulation or any law mentions the date of applicability, it has been published in official gazette, okay, but if it mentions a particular date of enforcement, then it shall be valid from that date itself. मतलब भले ये 14 अगस्त को लाया गया बट साफ बोल दिया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2016, सो इट शैल बी वैलिड फ्रॉम 1st जनवरी 2016।
ओके, बड़ा सिंपल था। प्रियम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये बिल्कुल सही है। प्रियम्बल डज नॉट हैव द पावर टू ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, बट when the provisions of the act are ambiguous, then we can refer to the preamble as an aid of construction। ठीक है, तो और एक एग्जांपल भी मांगा है, तो यहां पर आप एक एग्जांपल जो है ये वाला दे दीजिएगा। आइए, जबरदस्त एग्जांपल है ये प्रियम्बल वाला। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, एक वर्ड है मे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक वर्ड है मे। देखिए क्या है वो, मैरिज में बी सोलमनाइज्ड, मतलब लीगली वैलिड बिटवीन टू हिंदूज। भाई, तो ये जो है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज मैंडेटरी इन द सेंस दैट बोथ पार्टीज टू द मैरिज मस्ट बी हिंदूज एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। It was held that marriage between Christian male and Hindu female solemnized under Hindu Marriage Act was void. This result was reached also having regard to the preamble of the act। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ना, may be solemnized between two Hindus, तो कुछ जूरिस्ट लोग उसको ये समझ रहे थे मे बी सोमनाइज बिटवीन टू हिंदूज, यहाँ तो मे है, मतलब दो हिंदू होना ऑप्शनल है, एक हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मे शब्द है उसको मैंडेटरी पढ़ा जाएगा, और दो हिंदूज के बीच में ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसका प्रियम्बल देखा गया। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो क्योंकि प्रियम्बल में लिखा हुआ था मैरिज अमंग हिंदूज, तो ये मे को क्या पढ़ा जाएगा, मैंडेटरी पढ़ा जाएगा। केस का नाम जो है वो आपको दिमाग में रख लेना है, गुल्ली पोली सोवरिया राज वर्सेस बंदरू पवानी। दोनों नाम याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कम से कम एक नाम आप पक्का से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपके लिए नया होगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके अलावा पूरा आरटीपी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आराम से मक्खन की तरह आपने ये आरटीपी कर लिया। अमेंडमेंट क्लास का लिंक आई बटन में मैं दे दे रहा हूं, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। मैराथन अगर आपने नहीं देखा लॉ का और ऑडिट का, यू आर मिसिंग इट गाइस, गो एंड वॉच इट। तुम्हारा रिवीजन जबरदस्त जबरदस्त स्पीड से दौड़ेगा। चलो, थैंक यू। ऑडिट का भी जो है आरटीपी हम कल लेकर के आएंगे, उसको भी पक्का से देख लेना। बाय बाय।